Hello, Assalamu alaikum. So we will study musculoskeletal and connective tissue today. So starting from anatomy and physiology. So इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपके पास है जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें याद रखनी है वो ये कि रोटेटर कफ मसल्स है, उसके अंदर कौन कौन से मसल्स जो हैं वो ज़रूरत के हैं और कौन कौन से उसको पार्ट बनाते हैं। तो पहला है सुप्रास्पाइनेटस, देन इंफ्रास्पाइनेटस है, फिर टीरिस माइनर है, फिर सबस्कैपुलरिस है। तो जो सुप्रास्पाइनेटस है उसकी नर्व सप्लाई क्या है, सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ठीक है। और सुप्रास्पाइनेटस का काम क्या है कि ये आर्म को एबडक्ट करता है और सबसे ज्यादा इंजरी इसी की होती है और ज्यादातर, और इसको एसेस आप करते हैं एम्प्टी फुल कैन टेस्ट से, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस नर्व देख लें, इसकी सुप्रास्कैपुलर नर्व है। फिर आपके पास आता है मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी और इसका टेस्ट है एम्प्टी फुल कैन टेस्ट, ठीक है। फिर इंफ्रास्पाइनेटस है जिसके अंदर सुप्रास्कैपुलर नर्व है आपके पास, और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि एक्सटर्नली रोटेट्स आर्म पिचिंग इंजरी हो जाती है इसकी वजह से। फिर टीरस माइनर है, उसके अंदर एक नई नर्व आ रही है जो कि एक्सिलरी नर्व है जो कि सर्जिकल नेक के पास होती है इसके। सो इसके अंदर क्या है, ये एडक्ट करता है और एक्सटर्नली रोटेट्स आर्म, ठीक है। फिर आता है सबस्कैपुलरिस, वो क्या होता है, अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स बनाते हैं। सबस्कैपुलरिस जो है वो अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व उसको सप्लाई करती है। तो ये क्या करेगा, इंटरनली रोटेट करता है, देखिए ऊपर कर रहा था एक्सटर्नली रोटेट कर रहा था इंफ्रास्पाइनेटस, और ये इंटरनली रोटेट कर रहा है। फिर ये एडक्ट करता है आर्म को और इसको इनरवेट कौन करता है, C5 एंड C6, ठीक हो गया। आगे चलते आगे है आर्म एबडक्शन, इसमें 0 to 15 डिग्री में हमारे पास मसल है सुप्रास्पाइनेटस, नर्व है सुप्रास्कैपुलर। डेल्टॉइड में 15 डिग्री to 90 डिग्री है जिससे आपके पास मसल कौन सा, डेल्टॉइड है। और फिर आपके पास एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है डेल्टॉइड को, ठीक आ रहा है। ये आर्म एबडक्शन की बात हो रही है। अमूमन ये सवाल आता होता है कि अगर ये इसकी डिग्रीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस डिग्री पे वो उन्होंने पूछा है एबडक्शन का, तो फिर अगर 15 डिग्री से कम पे इंजरी आपको पैथो आ रही है तो वो सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व है। 15 to 90 डिग्री में सोलली जो है ना, बहुत ज्यादा हद तक 15 to 90 में डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व, और अगर 90 डिग्री से भी ज्यादा है तो ट्रेपीजियस है। जैसे आप देखिए अपना आप बाजू अपने सर से ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपकी नेक मसल्स भी आपको लगेगा, शोल्डर मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें आपके पास आगे आपका एक्सलरी एक्सेसरी नर्व आ जाती है ट्रेपीजियस के साथ। अगेन अगर मोर देन 90 डिग्री सेराटस इंटीरियर, वो लॉन्ग थोरेसिक है, इसको हम कहते हैं साल्ट, साल्ट सॉल्ट मतलब। तो सेराटस इंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक हो गया, ठीक है। आगे चलें, आगे अपर एक्सट्रीमिटीज नर्व्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, एनाटमी के इसमें से आएंगे और बाकी इसके लेवल्स ऑफ जो पैथोलॉजी है उसके मुताबिक आएंगे। एक्सिलरी नर्व है, इसका जो रूट है जहाँ पे सर्वाइकल रूट जो इसका है ओरिजिन, दैट इज C5 C6। तो इसमें एक्सिलरी में क्या कॉज ऑफ इंजरी है कि फ्रैक्चर्ड सर्जिकल नेक है ह्यूमरस की, या फिर एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है ह्यूमरस की, ठीक है। जिसकी प्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास फ्लैटेंड डेल्टॉइड है, बिल्कुल, क्योंकि डेल्टॉइड का हमने देखा था यहाँ पे डेल्टॉइड को सप्लाई कर रहा है। फिर लॉस ऑफ आर्म एबडक्शन एट शोल्डर मोर देन 15 डिग्री। फिर और क्या होगा कि आप इसको, इसमें क्यूटेनियस इनर्वेशन भी नहीं होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड एंड लैटरल आर्म, ठीक है। फिर आता है मस्कुलो क्यूटेनियस, वो क्या होता है मस्कुलो क्यूटेनियस, वो ये होता है कि वो अपर ट्रंक कंप्रेशन की वजह से उसका कोज ऑफ इंजरी हो सकती है, अपर ट्रंक कंप्रेशन की वजह से। इसकी प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बाइसेप्स जो है रिफ्लेक्स वो खत्म हो जाएगा C5 C6 को, क्योंकि सप्लाई कर रहा है इसके। तो अगर बाइसेप रिफ्लेक्स खत्म हो रहा है तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि और क्या क्या चीजें जो हैं इसकी जगह कौन कौन सी चीजें डैमेज हो रही हैं। लॉस ऑफ फोरआर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन है, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर रेडियल एंड डोर्सल फोरआर्म। तो मतलब मस्कुलो क्यूटेनियस है ना, तो मसल में क्या हो रहा है कि बाइसेप रिफ्लेक्स खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ फोरआर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन है। और क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर रेडियल एंड डोर्सल फोरआर्म। देन आपके पास रेडियल आ जाता है जिसको आप कहते हैं C5 से T1 तक होता है। इसके अंदर क्या होता है, C5 से T1 के अंदर रेडियल नर्व की जो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंजरी के काफी ज्यादा लेवल्स डिस्कस हुए हैं। तो इसमें कंप्रेशन ऑफ एक्सिल है आपके पास पहले, जो कि क्रचेस की वजह से या फिर स्लीपिंग विद ओवर
खैर ये कुछ हो गया है यहाँ पे, आगे चलते हैं। रेडियल में compression of axilla for example due to crutches or sleeping with arms over chairs, Sunday Saturday night palsy जैसे हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि injuries above the elbow cause loss of sensation of a posterior arm, forearm, posterior arm and forearm and dorsal hand and wrist with decrease in grip strength. ठीक है, ये आपकी सारी आ गई है। अगर एक्सिला से सॉरी एल्बो से ऊपर ऊपर इंजरी है तो, जिसमें मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस भी होता है, तो उसमें भी आपके पास यही चीजें आएंगी। ठीक है, तो दो है compression of axilla due to crutches or sleeping with arm over chair, or mid shaft fracture of humerus. So injury above the elbow cause loss of sensation of posterior arm, forearm and dorsal hand. Wrist stroke हो जाएगा, decreased strength होगी, wrist extension necessary for maximal action of flexors। और उसके बाद आपके पास what's next is okay, so what's next is your this thing, repetitive pronation and supination of forearm proximal due to screwdriver injury like finger drop। तो उसमें क्या, injuries below the elbow cause distal paresthesia। paresthesia का मतलब होता क्या है? paresthesia का मतलब होता है कि burning and tickling sensations होती है without wrist drop। ठीक है, तो wrist drop ऊपर वाले में तो wrist drop आ रहा है, अगर mid shaft से ऊपर है तो mid shaft of humerus और elbow से ऊपर तो आपके पास आता है, उसके अंदर जो wrist नहीं बनेगी। बट अगर उसके बाद injuries below the elbow cause distal paresthesia without wrist drop है। tricep function in posterior arm sensation spared in mid shaft fracture। ठीक है, तो ये वाली एक और बात है कि अगर एक्सिला में है तो फिर तो वो पूरा आर्म की जो पोस्टीरियर आर्म की और पोस्टीरियर फोर आर्म की और रिस्ट के लॉस ऑफ सेंसेशन है, उसके अलावा इसके अलावा रिस्ट ड्रॉप है। मगर अगर ट्राइसेप फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर आर्म सेंसेशन जो होती है वो आपके मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में सही रहती है, वो उसमें नहीं खराब होती। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। आगे आपके पास है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में आपके पास क्या है कि मीडियन नर्व इज C5 to T1 है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है, प्रॉक्सिमल लीजन ऑफ द नर्व है, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिस्ट लैसेरेशन, डिस्टल लीजन ऑफ द नर्व है। ठीक है, तो इसकी कॉज ऑफ इंजरीज हमने देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, कि अगर फ्रैक्चर हो गया ह्यूमरस का या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह की वजह से हो गया। तो अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है, प्रॉक्सिमल लीजन ऑफ द नर्व करवाएगा, और उसकी वजह से क्या आपके पास आएगा, एप हैंड एंड हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। तो आप लोगों को पता है कि एप हैंड एंड हैंड ऑफ बेनेडिक्शन जो है डिपेंड्स कि आप पेशेंट को क्या कमांड दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक लीजन्स आपको पता चलती हैं। तो इसमें आगे आपके पास अगर मीडियन नर्व इंजरी में लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन है, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ द लैटरल टू लंब्राइकल्स, opponens pollicis, abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis। so this is law। ये सारी चार चीजें जो सी हैं वो मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अगर तो कार्पल टनल सिंड्रोम में रिस्ट लैसेरेशन है, डिस्टल लीजन ऑफ द नर्व है, तो उसमें क्या देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर thenar eminence and dorsal and palmar aspect of lateral 3.5 fingers with proximal lesion। ठीक हो गया, ओके। आगे अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व आपको पता है, फिर वो आपका जो मीडियल पार्ट है वो अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है, मीडियल जो हैंड का पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। नीचे डायग्राम्स भी बनी हुई है, तो उसमें आपके पास क्या है, फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस फनी बोन, इट्स अ प्रॉक्सिमल लीजन है, फ्रैक्चर्ड बुक हुक ऑफ हेमेड डिस्टल लीजन फ्रॉम फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अक्सर जगह पे आपको ये OSH लिख देंगे, तो आपको खुद ही गेस मारना पड़ना है कि क्या लिखा हुआ है। फिर तो इसे फ्रैक्चर ऑफ medial epicondyle of humerus हो गया, that this is called funny bone, but it obviously if you get this fracture it's not funny। and then fracture उसमें ulnar claw digital extension है। ये वाली important बात है कि ulnar claw बन जाता है, डिजिटल एक्सटेंशन कराते हैं। पेशेंट कहते हैं कि आप डिजिटल एक्सटेंड करें अपने हाथ को, तो it will become a ulnar claw। ठीक है, ये आगे फिगर आएगी इसकी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आता है रेडियल डिविएशन ऑफ रिस्ट अपॉन फ्लेक्शन। वो इसलिए डिविएशन उस तरफ होती है जो मतलब लीजन जिस तरफ होती है उससे ऑपोजिट साइड पे डिविएशन होती है बिकॉज वो ऑब्वियसली उसकी इतनी उस साइड पे आप नर्व इतनी स्ट्रांग नहीं है, दूसरी साइड पे होती है तो वो उस तरफ डिविएट हो जाती है।
फिर there is a decreased flexion of ulnar fingers, abduction and adduction of fingers in trochlea, thumb adduction, actions of ulnar to lumbrical muscles है, ठीक है. Loss of sensation over ulnar 1.5 fingers including hypothenar eminence है, ठीक है. ये तो आपके अल्नर नर्व आ गए. फिर रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व क्या होती है? ये एक है कि रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व जोन सी है वो कार्पल टनल से नहीं गुजरती. बेसिकली वो सुपीरियर लेसरेशन ऑफ पाम होगी तो डैमेज होती है, ठीक है. मगर उसमें भी एप हैंड आपके पास है, लॉस ऑफ थिनार मसल ग्रुप, ऑपोजिशन एडक्शन फ्लेक्शन ग्रुप एंड बट नो लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है. नो लॉस ऑफ सेंसेशन क्योंकि इसकी ठीक है. ह्यूमरस फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल डिस्ट्रोम इसमें वो क्या कहते हैं, फॉलो द आर्म एक्सिलरी रेडियल एंड मीडियन, उस हिसाब से ये डैमेज होता है. इसके नर्व बंडल्स देख लें. एक्सिलरी नर्व आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस है, रेडियल नर्व इन स्पाइनल ग्रूव है, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व सारा आपने गौर से देखना है. ये इसकी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है. मस्कुलोक्यूटेनियस हमने ये कहा था कि रेडियल साइड पे और बैक साइड पे है, और आपका एक्सिलरी नर्व का छोटा सा पोर्शन डेल्टॉइड मोस्टली कवर कर रहा है यहाँ पे. और ज्यादा ये देख लें कि मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व है जो कि मीडियल साइड को कर रही है. ठीक हो गया. नेक्स्ट आगे चलते हैं. तो अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस की लीजन्स है जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है. इसमें जो चीजें हैं आपके पास, पहले तो ये देख लें नर्व का जो रूट्स कैसे C5 C6 C7 8 और T1 से, और इनका आपस ये जो लॉन्ग थोरैसिक है वो तकरीबन इन सबसे ले रही है, पार्ट ले रही है, ठीक है. लॉन्ग थोरैसिक बेसिकली ले रही है C5 और C7 से. आई विल एडिट इट. So it's a brachial plexus lesion. Erb's palsy is a Vater stripsa clump case, palsy, claw hand, wrist, wing, scapula, deltoid paralysis, retinoid palsy, dystrope. Difficulty flexing elbow, variable sensory loss, decreased thumb function, hand or benediction, intrinsic muscles of hand, claw hand. Erb's palsy, there is a Vater strip attraction or tear of upper trunk C5 to C6 roots and infants and lateral traction on neck during delivery. Adults में trauma, muscle deficits में we have deltoid and supraspinatus है हमारे पास. Then we have infraspinatus and supraspinatus and biceps क्या है. So first most thing is abduction, arm hangs by side, lateral rotation में arm medially rotated, and then last but not the least it is flexion supination जो होती है वो भी खत्म हो जाती है. तो जो डेफिसिट्स आ रहे हैं उसमें ये कि abduction खत्म हो गई तो body is fully adducted, it is medially rotated in your Erb's palsy, and flexion and supination में क्या वो भी खराब हो गए में, तो arm जो है it is extended and pronated. Then we have clump case palsy या palsy, whatever you say, depends on your accent basically. So a clump case palsy में ये है कि there is a traction to your floor trunk है, and see it is like claw making, claw hand है इसके अंदर. तो इसमें क्या होगा कि C8T1 रूट चला गया. वजह क्या हो सकती है? बच्चों में तो सारे यही मसला है कि ड्यूरिंग डिलीवरी इन्फेंट्स का इशू हो गया. अडल्ट्स में ट्रॉमा लाइक ग्रैबिंग ट्री ब्रांच टू ब्रेक अ फॉल, ठीक है. देन इंट्रिंसिक मसल हैंड मसल्स है, लम्ब्राइकल्स है, ट्रोशिया है, थिनार है, हाइपोथिनार है. Claw hand में there is a lumbricals, normally flex metacarpophalangeal joints है, और and extend distal interphalangeal and proximal interphalangeal joint. तो इसका जो function है उससे totally opposite हो जाता है. That's why you get this claw hand deformity. फिर thoracic outlet जो syndrome है उसके अंदर क्या हो रहा है? There is a compression of lower trunk and subclavian vessels, most commonly within the scalene triangle है. स्केलिन ट्रायंगल जो है उसके अंदर जो है क्या होता है कि लोअर ट्रंक या सबक्लेवियन वेसल्स का डैमेज हो जाता है. सर्वाइकल रिब है, इट्स एरोज इन ए पेनकोस ट्यूमर है इसके अंदर, सेम एज क्लम्प केस पॉल्सी, ट्रॉफी ऑफ इंट्रिंसिक हेड मसल्स, इस्कीमिया, पेन एंड एडिमा ड्यू टू वैस्कुलर कंप्रेशन. देन वी हैव नेक्स्ट चीज है
विंग स्कैपुला या आप जोन सा भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दे विल डेफिनेटली आस्क, ठीक है। तो लीजन ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसके अंदर, इसलिए हमने इसको साल्ट के नाम से याद रखा है, सॉल्ट या साल्ट है, मतलब निमोनिक के लिए मैं साल्ट कह रही हूँ, ऑब्वियसली आई नो इट्स सॉल्ट। सो सॉल्ट में सैटिस एंटीरियर लॉन्ग थोरैसिक है, ठीक है। एक्सरे नोक सेक्शन हो गई आफ्टर मेस्टेक्टमी, या स्टैब वुंड्स हो गए, सेराटिस एंटीरियर है आपके पास, inability to anchor scapula to thoracic cage, cannot abduct arm, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि abduction में serratus anterior का भी एक रोल होता है, so it cannot abduct arm above the horizontal position like more than 90 डिग्री पे नहीं जाएगा। आगे आ जाए जी, आगे आपके पास आ गया रिस्ट रीजन, जो कि जिसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम है, ग्योन केनाल का भी हो सकता है कि अगर कोई साइकिलिस्ट है उसका मसला हो तो वो ग्योन केनाल डैमेज हो सकता है, अल्नर वेनलर आर्टरी, ठीक है। इसके नेम्स याद कर लें पहले, तो इसके मीडियल और लैटरल देख लें। दिस इज योर लैटरल, दिस इज योर मीडियल। लैटरल में यू हैव योर स्टार्टिंग फ्रॉम स्केफॉइड, लुनेट, ट्राइक्वेस्ट्रम, देन पिसिफॉर्म है, फिर ऊपर है हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम। So long to pinky, here comes the thumb, ठीक है। Scaphoid, lunate, triquetrum and pisiform, and then you will go in the, like, here comes the thumb, hamate, capitate, trapezoid and trapezium. You have to memorize these bones. Scaphoid में क्या, it's a palpable in anatomic snuff box, we know this thing from our first year. So scaphoid is the most commonly fractured carpal bone, typically due to fall on an outstretched hand. Complications of proximal scaphoid fractures include AVN and non-union due to retrograde blood supply from a branch of the radial artery. Occult fracture not always seen on initial X-rays. ठीक है। Dislocation of lunate may impinge median nerve and it can cause carpal tunnel syndrome. Okay, now these are the hand muscles and you have to remember all of these. This is like आपको अगर या thenar eminence है, एक hypothenar eminence है. Thenar eminence is supplied by median nerve, hypothenar is supplied by your ulnar nerve, ठीक है। thenar में जो muscles हैं, they are opponens pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, superficial head, deep head जो superficial head होता है flexor pollicis brevis का, वो median nerve करता है, और जो deep है वो ulnar nerve करता है, so there is a bit of overlap. फिर hypothenar is supplied by ulnar, इसके अंदर आपके पास opponents है, digiti minimi है, abductor digiti minimi है, flexor digiti minimi brevis से आपके पास। फिर आता है आपके पास ये मसल्स हो गए thenar और hypothenar के। फिर आपके पास डैब, डैब में क्या है, डोर्सल एब्डक्ट, पाल्मर्स एडक्ट, ठीक है। डोर्सल एब्डक्ट कैसे होगा कि बेसिकली ये बात हमें याद रखनी है कि जो इंट्रोशियाई है सारे के सारे आपके अल्नर नर्व सप्लाई करिए। So dorsal introitiae है which abduct the fingers, palmar introitiae which adduct the fingers. So dab and pat करके याद करेंगे इसे। Lumbricals में फर्स्ट और सेकंड जो है वो मीडियन सप्लाई करेगा, और जो थर्ड एंड फोर्थ है वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगा। और इसमें ये लम्ब्राइकल्स की वजह से, जब मैं पहले पिछले पॉइंट में पढ़ा था क्लम्प केस इंजरी में, कि जो लम्ब्राइकल्स हैं फर्स्ट सेकंड वो फ्लेक्स करते हैं द मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट, एक्सटेंड करते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स में। बोथ ग्रुप्स परफॉर्म द सेम फंक्शन, ओके, oppose, abduct and flex. ओके, सो हम अब करेंगे डिस्टोर्शंस ऑफ द हैंड से। तो इसमें एक बात है कि आपने दो चीजें माइंड में रखनी है, जो हम इसमें एक चीज माइंड में रखनी है बेसिकली कि जो चीज आप कमांड देंगे उसके मुताबिक वो बंदा काम करेगा, और जिस नर्व की डेफिशिएंसी या डैमेज होगा वो वाला जो पार्ट है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि फिस्ट बनाए या मुट्ठी बनाए, और वो अल्नर नर्व पैल्सी है, ठीक है, अल्नर नर्व का मसला है, तो ये अगर हमने से कहा है कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ठीक है,
अल्नर नर्व का मसला हमने कहा कि फिस्ट बनाए, और ये जैसे आपने ओके जेस्चर बना लेगा वो, क्योंकि प्रोक्सिमल अल्नर नर्व है, तो अल्नर नर्व डैमेज है, तो आपने कहा है कि फिस्ट बनाए तो वो नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर तो पेशेंट का मसला है कि उसकी मीडियन नर्व खराब है, ठीक है, तो मीडियन नर्व में आपने से कह दिया कि आप फिस्ट बनाए, तो वो नहीं फिस्ट, बाकी अल्नर नर्व तो बंद हो रही है, पर अल्नर नर्व वाली फिंगर्स तो बंद हो रही है, पर मीडियन नर्व वाली नहीं बंद हो रही, तो वो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन यानी कि पोप्स हैंड टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखेगा, ये जो पैथोलॉजीज आ रही है ये कमांड्स की वजह से आ रही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की वजह से आ रही है। आगे आगे आपके पास distortions of the hand at rest, a balance exists between extrinsic flexors and extensors of the hand, as well as intrinsic muscles of the hand, particularly the lumbrical muscles. Isme there is a flexion of metacarpophalangeal joint, extension of distal interphalangeal joint, and proximal interphalangeal joints. ठीक है? Clawing में क्या है seen best with distal lesions of median or ulnar nerves. Remaining extrinsic flexors of digits exaggerate the loss of lumbricals. Fingers extend at metacarpophalangeal joint, flex at dip, and pip joints. Deficits less pronounced in proximal lesion, while there are deficits presents during voluntary flexion of the joint digits. ठीक है? तो अल्नर क्लो इज क्या प्रेजेंटेशन आपके सामने अल्नर क्लो की, तो इसमें क्या हो रहा है, यू हैव गिवन द कमांड मेकर एक्सटेंड फिंगर्स, या फिर नॉर्मली एट रेस्ट दे विल बी लाइक अल्नर क्लो, ठीक है, इसको डिस्टल अल्नर नर्व लीजन कहते हैं। देन यू हैव हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, उसमें क्या कमांड आई है, मेक अ फिस्ट, प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व की वजह से ये आ रहा है। फिर मीडियन क्लो क्या है, मीडियन क्लो ये है कि मीडियन नर्व डैमेज है, डिस्टल मीडियन नर्व एंड एक्सटेंडिंग फिंगर्स एट रेस्ट, तो ये कमांड थी, ये कॉन्टेक्स्ट था, तो उस वो ये फुलफिल करने में नाकाम हुआ और मीडियन क्लो बन गई। फिर ओके जेस्चर मेक अ फिस्ट, प्रॉक्सिमल अल्नर नर्व इसके अंदर आपकी डैमेज है, वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ओके जेस्चर में क्या होता है। Atrophy of the thenar eminence can be seen in the median nerve lesion, while atrophy of hypothenar eminence can be seen in ulnar nerve lesions for obvious reasons. ठीक है? अब आगे actions of hip muscles. Abductors कौन से हैं? कौन सी चीजें abduct करेंगी? Medius and minimus. Adduct कौन सी करेंगे? सारे adductors आ जाएंगे, ठीक है? Magnus हो गया, longus हो गया, brevis हो गया. Extensors कौन से हैं? Extensors basically जो आपके hamstrings muscles हैं, वो एक्सटेंसर्स हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस उसमें एडिशन कर लें, ग्लूटियस मैक्सिमस सेमीटेंडिनोसिस सेमीमेम्ब्रेनोसिस है। फ्लेक्सर्स कौन से हैं, जो थाई के फ्रंट साइड पे है, एंटीरियर साइड पे। फ्लेक्सर्स में इलियोसॉस है आपके पास, ठीक है, इलियोसॉस वो मसल है जो कि एब्डोमेन और पेल्विस को आपस में जोड़ता है, ठीक है, मतलब एक कनेक्शन है इनका आपस में, एक ठीक है। फिर फ्लेक्सस रेक्टस फेमोरिस है, टेंसर फेशियल आर्ट है, पेक्टिनियस एंड सार्टोरियस है। इंटरनल रोटेशन कैसे होती है, इसके पास क्या है कि ग्लूटियस मीडियस आ गया, मिनिमस आ गया एंड टेंसर फेशियल आर्ट आ गया। एक्सटर्नल रोटेशन में अगेन ग्लूटियस इलियोसॉस है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, पीरिफॉर्मिस एंड ऑब्टुरेटर, ठीक है। so you will have to memorize it basically, थोड़ी सी सेंस बनाएं और फिर याद करें इसको, ठीक है। आगे आगे लोअर एक्सट्रीमिटी नर्व्स, इसमें क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, इसमें क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो पहले हम अपर एक्सट्रीमिटी के थे, लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप जौन सी मर्जी एग्जाम दे दें तो दे will definitely ask about iliohypogastric or genitofemoral nerve, so these are like a favorite nerves. इलियोहाइपोगैस्ट्रिक की नर्व रूट है T12 एंड L1 है। सेंसरी में क्या करता है, सुप्राप्यूबिक रीजन में करता है, और मोटर में सप्लाइज दी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक। कोज ऑफ इंजरी के एब्डोमिनल सर्जरी लाइक सिजेरियन, सी सेक्शंस वगैरह में भी हो जाता है। प्रेजेंटेशन कमेंट्स इसमें ये कि बर्निंग और टिंगलिंग पेन, सर्जिकल इंसिजन साइड रेडिएटिंग टू इंग्वाइनल एंड सुप्राप्यूबिक रीजन। जेनिटोफेमरल नर्व सेंसरी में वी हैव स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा, मीडियल थाई है इसके अंदर, और मोटर में हमारे पास है क्रीमास्टर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये मसला हो सकता है, देयर इज अ डिक्रीज इन अपर मीडियल थाई एंड इंटीरियर थाई सेंसेशन beneath the inguinal ligament and absent cremasteric reflex, ठीक है। फिर आता है आपके पास lateral femoral cutaneous L2 L3 है, ये जो इनके origins हैं they are more than important, you have to remember them, ठीक है।
तो L2 L3 सेंसरी इंटीरियर लैटरल थाइस में टाइट क्लोथिंग की वजह से ओबेसिटी प्रेगनेंसी पेल्विक प्रोसीजर्स कैन कॉज दिस disease these lesions. Decrease in thigh sensation interior and lateral. ठीक है. ऑब्चुरेटर क्या था? ऑब्चुरेटर सप्लाई करता है आपके मीडियल थाई को, ठीक है, एडक्टर्स को. सेंसरी में मीडियल थाई है और जो मोटर है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एडक्टर लॉन्गस एडक्टर ब्रेविस ग्रेसिलस पेक्टिनियस एडक्टर मैग्नस, and it is cause of injury is pelvic surgery. Then there is decreased thigh sensation medial and adduction. Femoral में कि आपके पास L2 and L4 है, सेंसरी में इंटीरियर थाई एंड मीडियल लेग है. अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि ये मीडियल थाई में मीडियल लेग में जा रहा है और एंटीरियर थाई में, ठीक है. मोटर में अगेन द थिंग्स आर क्वाड्रिसेप्स इलियाकस पेक्टिनियस एंड sartorius. और फिर आपके पास इस cause of injury is a pelvic fracture, and what will it do? What will be the presentation? There will be decrease in leg extension and decrease in patellar reflex. ठीक हो गया जनाब. ओके, आगे आपके पास है शियाटिक. शियाटिक में L4 से लेके S3 तक है. मोटर में भी है सेमीटेरिनोसिस एंड मेम्ब्रेनोसिस है. बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस है, ठीक है. एडक्टर मैग्नस आपके पास जो ऑब्चुरेटर भी सप्लाई करता है और ये भी सप्लाई करता है शियाटिक भी. और इसमें herniated disc है, posterior hip dislocation, it splits into common peroneal and tibial nerves. Then you have common fibular peroneal L4 to S2 में होता है superficial peroneal nerve, sensory dorsum of foot है इसके अंदर, except a web space between helix and second digit. मोटर में क्या, there is a peroneus longus and brevis, ठीक है, जो sides पे lateral आपके muscles हैं उनको supply करता है. डीप पेरोनियल नर्व क्या होता है? सेंसरी में वेब स्पेस बिटवीन जो ऊपर से रीजन रह गया था हेलिक्स एंड सेकंड डिजिट को डीप पेरोनियल करेगी. और मोटर में इट विल डू द इंटीरियर मसल थिंग दैट इज tibialis anterior, ठीक है. इसकी अब क्या वजह होती है कि देयर इज अ ट्रॉमा और कंप्रेशन ऑफ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग है. इसमें फिब्युलर नेक फ्रैक्चर्स हैं. इसमें जो लीजन इफेक्ट्स कैसे पता चलेंगे आपको कि जो पेरोनियल नर्व होती है डैमेज होती है तो वो क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन डोर्सम ऑफ फुट, ठीक है. और पेरोनियल का वैसे क्या फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन क्या है पेरोनियल नर्व का, वो ये है कि इट इवर्ट्स एंड इट डोर्सी फ्लेक्स, ठीक है. इवर्ट करता है और डोर्सी फ्लेक्स करता है. तो जब फुट ड्रॉप हो गए, जब इंजर हो गई है, तो ऑब्वियसली उसके जो ओपोनेंट मसल एंटागनिस्ट मसल है वो दे आर मोर पावरफुल, दे हैव मोर बेटर नर्व सप्लाई, सो वो फिर पावरफुल हो जाते हैं. देन फुट ड्रॉप हो जाता है. फुट ड्रॉप हो गया, इन्वर्टेड एंड प्लांटर फ्लेक्स एट रेस्ट, loss of eversion and dorsiflexion, and steppage gait. This you have to remember the name of this gait, ठीक है. और वो उसका cause of injury क्या है. आगे अब हम बढ़ेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी नर्व्स. टीबियल आ गई. अब टीबियल क्या होता है, इस सेंसरी में सोल ऑफ फुट को करता है. मोटर में क्या करता है कि बाइसेप्स फेमोरिस लॉन्ग हेड और फिर ट्राइसेप्स सुराई प्लांटेरिस पोप्लिटियस और फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फुट, काफी ज्यादा चीजें करता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर कि ये लेग के मेन जो मसल्स हैं, बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड कर दिया, ठीक है. ट्राइसेप्स सुराई प्लांटेरिस पोप्लिटियस और ये सारे जो है पोप्लिटियस और फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फुट को करेगा, ठीक है. और कॉज ऑफ इंजरी नी ट्रॉमा है, बेकर सिस्ट, प्रॉक्सिमल लीजन, टार्सल टनल सिंड्रोम, डिस्टल लीजन में इसकी जो काम है वो किए हैं जो लिखे हुए हैं. Tibial inverts and plantar flexors if injured can't stand on tiptoes, ठीक है. Inability to curl toes and loss of sensation on sole and in proximal lesion, foot everted at rest with weakened inversion and plantar flexion. So it is inability to curl toes and loss of sensation on sole in proximal lesion, foot everted at rest with weakened inversion and plantar flexion. Then you have superior gluteal L4 से S1 तक आएगा. मोटर इसकी सप्लाई है मेन. मीडियल से इसमें मिनिमस है और टेंसर फेशियल आता है, ठीक है. हाइड्रोजेनिक इंजरी हो सकती है जब आगे में इंजेक्शन देते हैं वो सुपीरियर मीडियल ग्लूटियल रीजन में दे दिया हो तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट बाय गिविंग इंजेक्शन इन सुप्रोलेटरल कॉर्ड एंड प्रेफरेबली इंटेरोलैटरल रीजन, ठीक है. टर्न में गेट हो सकती है. Pelvic tilts because weight bearing leg cannot maintain alignment of pelvis through the hip abduction.
Lesion is contralateral to the side of hip that drops ipsilateral to extremity on which the patient stands. Inferior gluteal में आपके पास motor में you have gluteus maximus से posterior hip dislocation है, difficulty climbing stairs, rising from seated position, loss of hip extension. ठीक है. Podental में S2 to S4 है, sensory में आपके पास perineum है, motor में आपके पास external urethral and anal sphincter है. Stretch injury during childbirth. This is very important nerve to remember. Stretch injury during childbirth, prolonged cycling, horseback riding, a decreased sensation in perineum and genital area can cause fecal or urinary incontinence. Can be blocked with local anesthetic during childbirth. Okay. Using ischial spine as a landmark for injection. ठीक है. तो ये injection pudendal local में भी दे सकते हैं. So we will end our discussion here. Goodbye.